हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि अभी बोर्ड प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें एक सिंगल वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। फुल कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। इवन कि हमारा ये भी दावा है कि आप अगर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक भी गलती बोर्ड पे नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी पॉइंट्स ऐसे हैं जहां आप मिस्टेक कर सकते हैं उसको मैं अभी हिट करता हूं, वीडियो के बीच में ही हिट करता हूं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो कि आप में कोई भी कंफ्यूजन बची न रहे, आप बिल्कुल एग्जाम परफेक्ट बन जाओ। ठीक है, इस सीरीज के बाकी वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाके देखो और मैं इसके डिस्क्रिप्शंस में भी डाल दूंगा जिससे कि आपको आसानी हो वीडियो को ढूंढने में। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी चैप्टर। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो एक सिंगल कंसेप्ट में मैं सारे चैप्टर को आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे कॉमन है इसमें कि इसमें क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते ही आते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट में कुछ एमसीक्यूज कवर करते हैं। अब जैसे देखो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास टू इक्वेशंस है, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा जो इक्वेशन है हमारा ये रहा जो है -3x इक्वल्स टू 6y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैं सेकेंड इक्वेशन को एक तरफ सबको ले लेता हूं जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है इसमें, +1 इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहां पे 0 नहीं है, ध्यान रखना 0 की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशंस बना हुआ है। ठीक, इनको एक तरफ ले लिया। अब ये हमारे इक्वेशंस हो गए, फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में कहते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है या एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशन है। तो इस कंडीशन में हम एक बार अपने फॉर्मूले को रिपीट करेंगे। देखो हमारा फॉर्मूला था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और इसमें हम क्या देखते थे? हम ये देखते थे कि a1 बाई a2 क्या इक्वल है b1 बाई b2 के। अगर ये यहां इक्वल नहीं है तो हम कहते थे कि यूनिक सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन होगा, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफ पेपर पे, हमारा काम यहीं खत्म हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आता है तो हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो ठीक है, अभी पहले हम इस पे आते हैं। हम यहां देख रहे हैं 1, यहां -3। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए a1 बाई a2 की जो वैल्यू है वो 1/-3 है। b1 बाई b2 की वैल्यू क्या है? b1 बाई b2 की जो वैल्यू है 2/-6 है। 2 3 जा 6, मतलब हम अब ये देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। क्लियर है? a1 बाई a2 और b1 बाई b2 हमारे इक्वल आ रहे हैं। अब जब ये इक्वल आ रहा है तो अब हम आगे के कंडीशन में जाएंगे। अगर a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 इक्वल होता है c1 बाई c2, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे इक्वल नहीं होता है, दैट मींस अगर हम ये कहते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो है ये है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि जो गिवन इक्वेशन है हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारे पास क्या सब आ गया गिवन इक्वेशन में? अब आप देखो a1 बाई a2, मैं यहां पे रफली सारी वैल्यूज लिख रहा हूं। a1 बाई a2 ये आ गया -1/3, b1 बाई b2 ये भी आ गया -1/3। ठीक है, अब हमें देखना है कि व्हाट इज c1 बाई c2। c1 है 5 एंड c2 है 1, तो हमारा c1 बाई c2 जो आ गया 5/1। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब यहां पे हमारा ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, दैट मींस नो सॉल्यूशन। हम ये देख रहे हैं कि हमारा a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल है लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब हमारा आंसर जो होगा वो होगा नो सॉल्यूशन। एंड बी केयरफुल, यहां पे ये भी ऑप्शन आ सकता था, नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइन। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों लाइंस ने कहीं पे इंटरसेक्ट किया है। इसके बाद थर्ड कंडीशन
कि अगर हम कहते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब सेम लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, जैसे इसी लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन भी है, एग्जैक्टली सेम लाइन, इसको बोलते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो हम उसको कह सकते थे इस कंडीशन में कि ऑप्शन होगा पैरेलल लाइन भी, ऑप्शन हो सकता था इंटरसेक्टिंग लाइंस भी, और कोइंसिडेंट लाइंस भी हो सकते थे। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइन, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एंड कोइंसिडेंट लाइन है इसका मतलब, कोइंसिडेंट का मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब जितने पॉइंट है सब इसके सॉल्यूशन है जहां तक हम जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स में आता है। इसमें कहते हैं द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन इज। के की वैल्यू बतानी है। हमारे पास क्या क्या गिवन है देखो, एक इक्वेशन है 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा है 2x प्लस ky प्लस 1 इक्वल्स टू 0। डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स c1 बाई c2। बड़े ध्यान से देखो, अब आप हम डू नॉट इक्वल्स के मतलब ये हो गए। अब इनकी वैल्यूज आप देखो, 5 बाई 2 मतलब a1 की जगह 5, a2 की जगह 2, b1 बाई b2 2 अपॉन k नॉट इक्वल्स माइनस 7 बाई 1। अब देखो 5 बाई 2 के तो इक्वल ये है ही नहीं, तो हम इसका मतलब ये है कि इस पे ज्यादा सोचने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अगर इक्वल के कंडीशन से k की वैल्यू फाइंड कर दूंगा तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 5 बाई 2 इक्वल्स 2 अपॉन k। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, 5k इक्वल्स 2 2 जा 4, तो k क्या आ जाएगा, ये जो 5 है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 4 अपॉन k। दैट मींस हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4 अपॉन 5। यहां पे जो आंसर होगा ये बेसिकली हमारा जो होगा ये क्या होगा, 4 अपॉन 5। देखो यहां पे k हटा दो, 4 अपॉन 5। दैट मींस यहां पे जो हमारा आंसर होगा 4 अपॉन 5। ठीक है, k की वैल्यू 4 अपॉन 5। ठीक, अब इसके बाद ये टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप में हम मूव ऑन करते हैं। डायग्राम वैसे तो क्लियर है, आपको दिख रहा होगा, बट मैं डायग्राम को और थोड़ा सा नीट एंड क्लीन यहां ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि मुझे कोई ज्यादा स्टेप्स करने नहीं है, तो स्पेस मेरे पास पूरा है। देखो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। ये लाइन इस तरह से बनाया गया है कि ये दोनों लाइन ऐसा लग रहा है कि आगे जब ये बढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं पे इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, बोर्ड से बाहर कहीं भी इंटरसेक्ट कर जाए। अब ये कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो आप तो क्लियर देख रहे हो ना, इस लाइंस को जब हम ऊपर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तो ये टच कर जाएंगे, तो जहां पे टच कर जाएंगे वो एक सॉल्यूशन होगा। देखो जब पैरेलल लाइन नहीं है, अगर पैरेलल लाइन नहीं है और दोनों लाइन बिल्कुल सेपरेट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि वहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। देन अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल आया था, थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखो। 3 years ago Rasmi was thrice as old as Nazma. 10 years later Rasmi will be twice as old as Nazma. How old are Rasmi and Najma now? ठीक है, एक ही ट्रिक जो फाइंड करना है सपोज कर लो। ठीक है, सिंगल ट्रिक जो फाइंड करना है उसी को सपोज कर लो। सिंपल सी बात है, हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। तो एक काम करते हैं ना कि लेट एज ऑफ, अब यहां पे देखो रश्मि की एज कितनी है x, एंड एज ऑफ
नजमा की एज कितनी है? y। अब इन्होंने जो जो क्वेश्चन में कहा वो आप करो, जितना इन्होंने अपने क्वेश्चन में कहा है सिर्फ आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो 3 years ago रश्मि वाज, सबसे पहले तो सोचो आप कि 3 years ago रश्मि कितने साल की होगी? 3 years ago रश्मि 3 years कम कर दो, x years उसका एज था, 3 years माइनस कर दो, एंड नजमा की एज कितनी होगी? y माइनस 3। कहते हैं 3 years ago रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो कहते हैं रश्मि की एज जो है नजमा से 3 गुनी थी, यानी कि नजमा में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर नजमा का मान लो 3 years ago 10 years एज है और रश्मि उसकी 3 टाइम्स है यानी 30 years, तो 30 और 10 कब इक्वल होगा? जब 10 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन होता है कि यहां पे रश्मि की एज में मल्टीप्लाई करना है या नजमा की एज में। ध्यान दो, जो छोटा है मतलब नजमा का थ्राइस रश्मि है, यानी नजमा छोटी है, तो छोटे वाले एज में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो बड़े के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां पे क्या करेंगे कि इस एज में, नजमा की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब इक्वेशन बना लो, x माइनस 3 इक्वल्स 3y माइनस 9। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इनको। अब x माइनस 3y मतलब y वाले एक तरफ x और y वाले, और माइनस 3 इधर लेंगे तो माइनस 9 प्लस 3, दैट मीन्स x माइनस 3y इक्वल्स माइनस 6। दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो आप दूसरा कंडीशन, 10 years later, आज से 10 years बाद रश्मि विल बी, जो इक्वेशन बनते जा रहे हैं उनको मैं यहां इसलिए नोट कर रहा हूं कि जब मुझे स्पेस नहीं रहेगा तो मैं बोर्ड को ऊपर स्लाइड करूंगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। अब इसके बाद देखो 10 years later अगेन, 10 years बाद मतलब रश्मि की एज x प्लस 10 एंड नजमा की एज y प्लस 10। अब कहते हैं रश्मि विल बी ट्वाइस। अब रश्मि सिर्फ 2 टाइम्स है। अगेन अभी भी नजमा ही छोटी है, 10 years बाद हो या पहले, जो छोटा है वही छोटा है, जो बड़ा है वही बड़ा है, तो मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब x प्लस 10 इक्वल्स 2y प्लस 20। ठीक है, अब आप x वाले के साथ y को ले लो, x माइनस 2y इज 20 माइनस 10। तो इससे हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? x माइनस 2y इक्वल्स 20 माइनस 10 कितना होता है? 10। दैट्स द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को बेसिकली सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, हम ये देख रहे हैं x के कोएफिशिएंट्स दोनों में सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, जब सेम है तो इनको माइनस कर दो, x कैंसिल हो जाएगा, मतलब x माइनस 3y इक्वल्स माइनस 6 एंड x माइनस 2y इक्वल्स 10। जब आप इसको माइनस करोगे तो नीचे का साइन रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस, ये कैंसिल। अब देखो माइनस 3y प्लस 2y, बड़ा कौन सा है? 3y, तो जो बड़े का साइन है वो ले लो और बड़े से छोटे को माइनस कर दो। 3y में से 2y गया तो y। सेम यहां देखो, जब दोनों का साइन सेम है, मतलब ये भी माइनस 6 ये भी माइनस 10, तो जो साइन है वही साइन ले लो और दोनों वैल्यूज को प्लस कर दो, मतलब 16। अब देखो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा y इक्वल्स टू 16। अब एक वैल्यू आपके पास है तो y 16 अगर है तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3 इंटू 16 इक्वल्स माइनस 6, तो x कितना आ जाएगा? माइनस 6 प्लस 16 3 जा 48, तो x कितना आ जाएगा? 48 माइनस 6 42। अब देखो हमने क्या सपोज किया था? हमने सपोज किया था रश्मि का एज x, तो रश्मि की एज कितनी हो गई? 42 इयर्स एंड नजमा की एज कितनी हो गई? नजमा का हमने y सपोज किया था तो y कितना आया है? 16 इयर्स। अब देखो मैं एक चीज ऑलवेज सजेस्ट करता हूं कि एक बार ये चेक कर लिया करो, जो हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है क्या वो यहां सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे देखो 42 एंड 16 हमें एज आया है। अब देखो हमने तो ये कहा था ना कि 3 इयर्स एगो, तो 42 अगर रश्मि का एज है तो 3 इयर्स एगो वो 39 इयर्स की थी। नजमा अगर 16 है तो 3 इयर्स एगो वो 13 इयर्स की थी। तो ये कह रहे थे 3 टाइम्स है, तो 13 3 जा 39।
अब देखो 10 इयर्स बाद इनको भी चेक कर दो, मतलब चेक करने से आप 100% डैम श्योर होगे कि आपने सही किया है। चेकिंग में 30 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये एमसीक्यू। टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टू पेयर्स दिए हुए हैं। अगेन हम एक काम करते हैं, अपने दोनों पेयर्स लिख लेते हैं। x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन देख के क्लियरली लग रहा है कि हमें क्या करना है। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, बेसिकली a1 बाई a2 फाइंड करना है। तो a1 बाई a2 कितना है, 1 अपॉन माइनस 3। ये सेम क्वेश्चन देखो अभी मैंने आपको करवाया था अलग ईयर में, मैंने ये जान के दिया था कि आप देखो कि बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है। 2 इंटू माइनस 3 एंड c1 बाई c2 जो है 5 अपॉन 1 है। मतलब आपने क्या देखा कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। यानी ये कंडीशन पैरेलल लाइंस का है, और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब यही देखो कि आप सेम डाटा के साथ थोड़ा सा यहां 5 और 1 में चेंज करके सेम क्वेश्चन को डाल दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल रेडी रहो, ये आपको एमसीक्यू में शुरू में ही मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 2. Half of the difference between two numbers is 2. The sum of the greater number and twice the smaller number is 13. सबसे पहले find the numbers, तो find the numbers पे ही चलते हैं हम। Let the numbers are x and y। चलो दोनों नंबर हमने सपोज कर लिया कि दोनों नंबर x and y है। Half of the difference between two numbers, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, x माइनस वाई, इसका हाफ कितना होगा, 2 से डिवाइड, तो 2 नंबर्स इज 2। चलो इनको आप इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 4। दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। अगेन मैं इक्वेशंस को यहां लिख लेता हूं, x माइनस वाई इक्वल्स 4, दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो the sum of the greater number and twice the smaller number। मुझे नहीं पता ग्रेटर कौन स्मॉलर कौन, लेकिन मैंने x में से y को माइनस किया तो x ग्रेटर है एंड y स्मॉलर है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, the sum of the greater number मतलब sum of the greater number and twice the smaller number is 13। ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में अभी ऐसे जस्ट स्पेस के लिए लिख रहा हूं यहां की, अगर मुझे जरूरत हो गई तो, बट ये स्मॉल क्वेश्चन है, जरूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं ना, फ्रॉम अगेन हम देख रहे हैं x और x सेम है, तो x और x सेम है तो 1 माइनस 2 कर दो। अगर आप 1 माइनस 2 कर रहे हो तो यहीं पे कैलकुलेशन हम इसका करते हैं, जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस, ये कैंसिल। ठीक, अब देखो ये दोनों नेगेटिव तो माइनस का ही साइन लगेगा, क्योंकि जब दोनों नेगेटिव है तो सेम साइन लगेगा, एंड दोनों को प्लस कर दो, y एंड 2y 3y। अब देखो प्लस और माइनस में माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, और जो बड़े से छोटे को माइनस कर दो 9, तो y कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, -9 अपॉन -3 विच इज 3। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब x, तो हम ऐसा करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में x माइनस y की जगह 3 इक्वल्स टू 4, तो x कितना आएगा, 4 माइनस 3 दूसरी तरफ 3, तो x इक्वल्स टू 7। मतलब नंबर्स कितने हो गए, 7 एंड 3। ठीक है, दोनों नंबर हमारे आ गए 7 एंड 3। ठीक, कंडीशंस आप चेक कर लेना। अब जैसे हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 माइनस 3 4, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो हाफ ऑफ द डिफरेंस कितना हो गया 2। ठीक, तो वो सेटिस्फाइड भी हो रहा है यहां पे। सेम सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का ट्वाइस कितना है 6, ग्रेटर नंबर कितना है 7, दोनों का सम 7 प्लस 6 13, तो दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब हमने परफेक्ट सॉल्यूशन किया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1.
It becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Again मैं एक ही बात बार बार कहता हूं, जो फाइंड करना है सपोज कर लो, ठीक? तो ऐसा करते हैं कि लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स x अपॉन y. अब देखो जो क्वेश्चन में कह रहे हैं करते जाओ. इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, चलो मैंने 1 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. दैट मींस ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 1 इक्वल्स y माइनस 1. अब y को इधर शिफ्ट कर लो, x माइनस y, और प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस 1, मतलब x माइनस y इज माइनस 2 इज द फर्स्ट इक्वेशन. अगेन मैं इक्वेशन सामने लिख लेता हूं, इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है. अगेन अब क्या कह रहे हैं ये कि इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. अब कहते हैं न्यूमिनेटर में कुछ मत करो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा हाफ. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल्स y प्लस 1, 2x माइनस y इक्वल्स टू 1. तो हमारा ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, 2x माइनस y इक्वल्स टू 1 इज द सेकेंड इक्वेशन. अब देखो हम जब सॉल्व करते हैं तो अभी तक हमें x सेम मिल रहा था, अब यहां y सेम है. करना वही है कि जैसे ही माइनस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ठीक? तो हम ऐसा करते हैं फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, चलो माइनस कर दो. माइनस करने का मतलब साइन चेंज, ठीक? अब देखो ये कैंसिल, माइनस 2x प्लस x, बड़ा कौन है? नेगेटिव वाला, तो माइनस का साइन. अब बड़े से छोटे 2x में से x को माइनस करेंगे तो आ गया x. यहां दोनों नेगेटिव तो माइनस का साइन, और दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 1 3. क्लियरली माइनस साइन कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी आ गई? 3. अब किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू 3 रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू 3 माइनस y इक्वल्स माइनस 2. अब देखो यहां से y आ जाएगा 5, ठीक है? y इधर शिफ्ट होगा, माइनस 2 इधर शिफ्ट होगा. दैट मीन्स हमारा आ गया x3 एंड y आ गया 5. हमें क्या फाइंड करना था? हमें फ्रैक्शन फाइंड करना था. दैट मीन्स हमारा जो फ्रैक्शन जो हमने x अपॉन y सपोज किया था वो कितना हो गया? 3 अपॉन 5. क्लियर है? अगेन हम बोलेंगे चेकिंग जरूर कर दो. जैसे 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में तो 4, और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 4 अपॉन 4 1, यही था. और हमें कहा गया था डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो हाफ बन जाएगा, तो 3 अपॉन 6 हाफ. चेकिंग करने से आप डैम श्योर हो जाते हैं कि आपने गलती नहीं करी है, और गलती नहीं करनी है, ठीक है? इसी का यही आपका पर्पस है, ठीक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम. ये क्वेश्चन एक तरह से हम कह सकते हैं कि एग्जामिनर ने जस्ट एक गिफ्ट दिया आपको, ठीक है? लेकिन फिर भी स्टूडेंट गलती करते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या करना है हमें. ध्यान दो, एग्जामिनर खुद कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x माइनस 5 है एंड y 6 है. तो एक x माइनस 5 क्या होता है? अगर x की वैल्यू यहां माइनस 5 है तो ये लाइन ये होता है x इक्वल्स टू माइनस 5, और y 6, अगर y की वैल्यू 6 यहां है तो ये होता है y की वैल्यू 6. और आप जानते हैं कि जिस पॉइंट पे दोनों कट करते हैं वही सॉल्यूशन है, तो उस पॉइंट पे x क्या है? माइनस 5, और y क्या है? 6. बेसिकली वो खुद कह रहे हैं सॉल्यूशन कि x माइनस 5 है और y 6 है. तो कोऑर्डिनेट में आप कैसे लिखते हैं? माइनस 5 एंड 6, दैट्स द सॉल्यूशन, ठीक? मतलब सॉल्व नहीं करना है, जस्ट मैं आपको लॉजिक देने के लिए इस लाइंस को ड्रॉ किया था. अदरवाइज ये खुद कह रहे हैं x माइनस 5 है एंड y 6 है, दैट्स इट, ठीक है? चलो नेक्स्ट. अब देखो इस क्वेश्चन में कहते हैं द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18. इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3, फाइंड द फ्रैक्शन. अगेन फ्रैक्शन, तो हम एक काम करते हैं ना, लेट फ्रैक्शन इक्वल्स x अपॉन y. अब ये कहते हैं द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 18. तो x प्लस y इज 18. ये तो गिवन ही है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक? ये तो गिवन है हमें. अब इसके बाद कहते हैं इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, मतलब अगेन
अब ये न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करने को बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, इनको आप इधर से मल्टीप्लाई करो और इनको इधर से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया आपका 3x इक्वल्स 1 से मल्टीप्लाई करो तो y प्लस 2, चलो y इधर शिफ्ट कर लो, 3x माइनस y इक्वल्स टू 2, चलो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अगेन अब आप देखो, फर्स्ट इक्वेशन में y पॉजिटिव, सेकेंड इक्वेशन में y नेगेटिव, तो अब हम माइनस नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 18 एंड सेकेंड क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स -2। चलो एडिशन मतलब कोई साइन में चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एडिशन है, सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। अब देखो ये तो कैंसिल क्योंकि -y प्लस वाई, ठीक। अब 3x और x कितना होगा 4x इक्वल्स 18 माइनस 2 कितना होगा 16, तो इसका मतलब हमारा x कितना हो गया 16/4 विच इज 4, x की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 18, तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 18, तो y कितना आएगा 18 माइनस 4 विच इज 14। तो इसका मतलब जो हमने फ्रैक्शन सपोज किया था, फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, तो x है 4 और y है 14, तो ठीक है 4/14 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्लियर। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको ध्यान रखना, ये आने के चांसेस पूरे बनते हैं, ठीक। चलो नॉर्मली जितने टाइप्स हैं मैंने टच कर लिया आपके साथ, लेकिन अभी एक पैटर्न आ रहा है सीबीएसई में कि वो केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछने लगे, ठीक है। कुछ ईयर से ये हो रहा है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये मुश्किल होता है। नो, ये बेसिकली आपको ये समझाने के लिए है कि लॉजिकली आप किसी क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, मतलब आपने लीनियर इक्वेशन क्यों पढ़ा, कहां यूज करोगे, अपनी लाइफ में कैसी सिचुएशन आएगी तो आप उसको यूज करोगे, वो है केस बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर। अब देखो इसमें एक बड़ी सी कहानी होती है, जिस कहानी का कोई खास मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो उन कहानी से जो निचोड़ निकल सकता है, जो एक्सट्रैक्शन हो सकता है, उस एक्सट्रैक्शन पे आप कंसंट्रेट करो, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ठीक। बुक स्टोर में एक ऐसा स्टोर है जो बुक को रीडिंग करने के लिए रेंट पे देता है। आप परचेज मत करो, 10 डेज के लिए लोगे, 10 डेज का मुझे रेंट दे दो, ठीक, जैसे आपके लाइब्रेरी में होता है स्कूल में। अब इसमें क्या है, he has a variety of book in his store related to fiction stories, ये सब कहानियां बनी हुई है। मैं उन्हीं लाइंस को अंडरलाइन करूंगा जो आपके लिए जरूरी है। अब देखो he takes a fixed charge, मतलब वो क्या कर रहा है कि बुक देने के लिए एक फिक्स चार्ज ले रहा है, चाहे 5 डेज लो या 10 डेज लो, पहले तो ये फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद फॉर द फर्स्ट 2 डेज, मतलब 2 डेज में वापस कर दोगे तो ये फिक्स चार्ज इनफ है, and an additional charge for subsequent days, paid 22 for a book and kept it for 6 days। पहला कंडीशन है कि इन्होंने 2 बातें कही, एक तो फिक्स चार्ज है फॉर 2 डेज एंड पर डे का चार्ज है, ठीक। दूसरी बात यह कही कि किसी स्टूडेंट ने 6 डेज बुक रखा तो उसको 22 रुपीज देने पड़े, ठीक। while Amruta paid 22 for a book and kept it for 6 days, ठीक, while Radhika paid 16 for keeping the book for 4 days. Assume that the fixed charge is X and additional charge per day is Y, ठीक। मतलब आपको सपोज भी नहीं करना, वो सब कुछ दे रखा है। अब बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिया है क्योंकि यही इनफ है आपके लिए, ठीक है। अब जैसे देखो the situation of the amount paid by Radhika is algebraically represented by, मतलब राधिका ने जो पैसे दिए उसको अल्जेब्रिकली कैसे लिखोगे। तो देखो आप एक चीज ध्यान दो, हम यहां लिखते हैं डेज और यहां लिखते हैं अमाउंट। अब देखो राधिका ने कितने दिन रखा, राधिका ने रखा 4 डेज और पे किया 16 रुपीज, मतलब राधिका ने 4 डेज रखा और पे किया 16 रुपीज। अब आप ये जानते हो ना कि इस 4 डेज में राधिका ने पहले तो x दे दिया,
जो कि फिक्स चार्ज है, और अब उसके नंबर ऑफ डेज जो रह गए वो कितने रह गए, 2 डेज, क्योंकि x में तो 2 डेज तो आ गया ना, बचे हुए 2 डेज का ही तो वो पे करेगी। तो उस 2 डेज में उसने y रुपीस दिया और वो बन के हो गया 16। तो अल्जेब्रिकली राधिका ने जो भी किया उसके अकॉर्डिंग x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब मान लो मैं अमृता की बात करता हूं, तो अमृता ने 6 डेज रखा और 22 रुपीस दिए। तो 6 डेज में देखो x रुपीस तो 2 डेज के लिए दे दिया उसने जो फिक्स चार्ज है। अब बचा कितना, 4 डेज, ठीक, 4 डेज के लिए उसने 4y दिया विच इज 22। अमृता का भी अल्जेब्रिकल इक्वेशन ये हो गया। अभी आप देख रहे हो, मतलब बिल्कुल केस बेस्ड होने का कोई मतलब नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक लगा है और इक्वेशन दोनों बन गए। द सिचुएशन ऑफ अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस फॉर द बुक। मतलब अब इसमें वही दो चीजें फाइंड करनी है कि फिक्स्ड चार्जेस बुक के कितने हैं एंड वेरिएबल कितना है। तो चलो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अगेन हम क्या करते हैं, 2 में से 1 को या 1 में से 2 को माइनस कर लेते हैं। तो देखो x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 एंड x प्लस 4y इक्वल्स टू 22। मैंने 2 में से 1 लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 1 से 2 कर लो, 1 माइनस 2, चलो माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां माइनस का साइन यहां माइनस का साइन, नेगेटिव वाला बड़ा है तो माइनस, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो 2y, फिर यहां माइनस का साइन, और 22 माइनस 6 कितना होता है 6, तो y कितना हो गया -6 अपॉन -2 विच इज 3। दैट मीन्स अब हमें यह पता चल गया कि y क्या था, y जो था पर डे चार्ज था, ठीक है, y जो था पर डे चार्ज यहां पे मेंशन्ड है कि y हमारा पर डे चार्ज था, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया, देखो इसका मतलब यह हो गया कि जब हमारा y पर डे चार्ज है तो वो हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया, वो हमारा कितना आ गया 3 रुपीस का पर डे चार्ज। अब इसका मतलब अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो हम इसी इक्वेशन को पिक करते हैं कि x प्लस y की वैल्यू 3 हमने रख दिया और 16, तो x कितना आ गया 16 माइनस 3 2 जा 16, मतलब फिक्स्ड चार्ज हमारा 10 रुपीस था एंड वेरिएबल चार्ज कितना था 3 रुपीस पर डे फॉर एडिशनल डेज। क्लियर है, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन में भी आपने क्लियरली देखा कि बस इतनी लंबी कहानी होती है, उसमें हमें निकालना थोड़े से ही कंटेंट होते हैं और उसी को यूज करके हमें सॉल्व करना। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं घबराना है, कुछ और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से समझ जाओगे कि केस बेस्ड में क्या होता है। इतने क्वेश्चंस आपके लीनियर इक्वेशन के लिए सफिशिएंट है। एवरी टाइप को मैंने टच कर लिया है, जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, जितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, उस क्वेश्चन का मैं सेपरेट वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा जितनी जल्दी पॉसिबल है। तब तक अपना ध्यान रखो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक शेयर जरूर करो। थैंक यू।